नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। उसमें हमने अब तक जो अध्ययन किया है वो किया है राजस्थान के इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखों का। प्रमुख अभिलेख कौन कौन से थे, किस शासक से संबंधित थे। तो उन अभिलेखों के बाद अगर हम बात करें, या अभिलेखों में हमने अध्ययन किया था शिलालेखों का, उनके बाद हम बात करें राजस्थान के इतिहास में, तो मुख्य जो हमारे पास अभिलेख मिलते हैं वो मिलते हैं ताम्रपत्र के रूप में और सिक्कों के रूप में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है प्रमुख ताम्रपत्र। शासकों ने ताम्रपत्र लिखे थे, काफ़ी शासक है, सामंतों ने भी लिखे थे। उद्देश्य क्या था ये हम देख रहे हैं आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारा चैनल है हिस्ट्री विद विजय सर उसे सब्सक्राइब करें। तो आओ चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पुरातात्विक स्रोत में ताम्रपत्र व सिक्के। ताम्रपत्र मुख्यतः भूमि दान से संबंधित होते हैं। जब कोई शासक या जब कोई सामंत किसी व्यक्ति को भूमि दान देता था तो उस भूमि दान को ताम्रपत्र पर लिखा जाता था। भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत के इतिहास में सबसे पहले भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी दक्षिण भारत के शासक सातवाहन वंश ने। सातवाहन शासकों ने भूमि दान की जो प्रथा थी ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं के लिए शुरू की थी। उन्होंने सबसे पहले भारत में भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी। जब भूमि दान दी जाती थी तो उस भूमि का पूरा विवरण लिखा जाता था, कौन कौन सी फसल उसमें होती है, कौन कौन से मतलब क्षेत्र के अंतर्गत है, ये किस ठिकाने में है या किस रियासत में है या किस क्षेत्र की भूमि है, पूरी जानकारी उस पर लिखी जाती थी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रमुख ताम्रपत्रों की। इसलिए शुरू हुए थे कि जब कोई सामंत या शासक किसी अपने विशिष्ट व्यक्ति को या ब्राह्मण को जब कोई भूमि दान दी जाती थी तो उसका लेखन एक ताम्रपत्र के माध्यम से किया जाता था। तो यहाँ हम देख रहे हैं राजस्थान के जो प्रमुख शासक थे उन्होंने ताम्रपत्र कब कब लिखे, क्यों लिखे। तो राजस्थान में भी काफ़ी ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने समय समय पर लोगों को भूमि दान दिया है। उसकी जानकारी हम देख लेते हैं अभी। तो यहाँ हम बात करें, एक ताम्रपत्र मिलता है धुलेव का ताम्रपत्र। धुलेव, ये जो ताम्रपत्र है कल्याणपुर के राजा थे भेटी, इन्होंने भूमि दान दिया था इससे संबंधित। कल्याणपुर के शासक भेटी ने भूमि दान दिया था, इनसे संबंधित ये ताम्रपत्र है। इसके बाद हम बात करें मंथन देव का ताम्रपत्र। मंथन देव शासक, इन्होंने ताम्रपत्र इसलिए लिखा था क्योंकि इन्होंने शिवालय के लिए भूमि दान दी, शिव का मंदिर बनाने के लिए, शिव मंदिर के लिए इन्होंने भूमि दान दी थी। इसलिए इन्होंने मंथन देव ने ताम्रपत्र लिखवाया था। शिव का मंदिर बनाने के लिए भूमि की जरूरत थी तो इन्होंने काफी भूमि दान दी थी। इसके बाद हम बात करें ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र। ये जो ताम्रपत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गुर्जर जो कबीला है या गुर्जर जो जाति है उसका उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि गुर्जर जाति जो सप्तसेंद्र क्षेत्र थे या सप्तसेंद्र जो क्षेत्र था वहाँ से इसने अपना अभियान शुरू किया था और गंगा कावेरी तक इसका अभियान चला था। गुर्जर कबीले का सप्तसेंद्र क्षेत्र या 7 नदियों का जो क्षेत्र था वहाँ से इन्होंने अपना अभियान शुरू किया था और इनका अभियान चला था गंगा और कावेरी नदियों तक। इस ताम्रपत्र के आधार पर कनिंघम महोदय ने गुर्जरों को यूची जाति, यूची एक विदेशी जाति थी, मध्य एशिया या मंगोलिया के आसपास रहने वाली या चीन के उत्तर पश्चिम में रहने वाली एक खूंखार खतरनाक जाति थी जिनकी कई शाखाएं विश्व में गई थी, जहाँ जहाँ गई थी तबाह करती हुई पहुंची थी। तो ये बताया है कनिंघम महोदय ने, वो कह रहे हैं ये जो गुर्जर जाति है ये कहीं न कहीं यूची जाति की वंशज है या यूची जाति से इनकी एक शाखा भारत आई थी।
तो यहाँ ब्रोच गुर्जर जो ताम्रपत्र है वो हमें जानकारी देता है कि गुर्जर कबीला सप्त सिंधु क्षेत्र या 7 नदियों का जो क्षेत्र था वहाँ से उसने अपना अभियान शुरू किया था, और ये वहाँ से आगे बढ़ते हुए गंगा के बाद कावेरी नदी तक ये पहुँच गए थे। बहुत बड़ा इनका साम्राज्य था। तो हम जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो गुर्जर प्रतिहार शासक पढ़ते हैं, उनका शक्तिशाली एक राज्य था। इसके बाद हम बात करें आहड़ ताम्रपत्र की। आहड़ उदयपुर एक सभ्यता स्थल भी है। यहाँ से 1206 ईस्वी का गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव से संबंधित हमें एक ताम्रपत्र मिलता है, और इस ताम्रपत्र में हमें गुजरात के जो सोलंकी शासक थे, गुजरात की जो सोलंकी शासक थे, इनमें मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक सोलंकी वंशावली हमें मिलती है। तो जो आहड़ ताम्रपत्र है, गुजरात के जो शासक थे सोलंकी वंश के, उनकी जानकारी हमें देता है। आहड़ ताम्रपत्र, समय इसका 1206 का है। इसके बाद है खेरादा ताम्रपत्र। खेरादा जो ताम्रपत्र है 1437 का है। राणा कुंभा के शासनकाल, राणा कुंभा जब शासक बने थे तो उनके शासन के लगभग 4 या 5 साल बाद का है। राणा कुंभा ने जो दान दिए थे अपने लोगों को, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, राणा कुंभा के शासन से संबंधित। इसके बाद एक पारसोली स्थान है, पारसोली ताम्रपत्र, समय है इसका 1473। तो यहाँ हमें महाराणा मिलते हैं रायमल के शासनकाल का। रायमल ने जो भूमि दान दी थी या और जो भी व्यवस्था की थी अपने लोगों के लिए, उसकी हमें जानकारी यहाँ मिलती है। इसके बाद में हम बात करें चिकली ताम्रपत्र की। चिकली ताम्रपत्र के अनुसार किसानों से जो लाग बाग ली जाती थी उसकी जानकारी हमें यहाँ मिलती है। चिकली ताम्रपत्र में किसानों से ली जाने वाली जो लाग बाग थी उनकी जानकारी मिलती है। समय मिलता है 1483 ईस्वी। इसके बाद है पुर का ताम्रपत्र। पुर भीलवाड़ा का स्थान, यहाँ से हमें ताम्रपत्र मिलता है क्योंकि मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। 1535 ईस्वी 1535 ईस्वी में पुर से जो हमें एक ताम्रपत्र मिला है महाराणा विक्रमादित्य के समय का है, महाराणा विक्रमादित्य के समय का है। और इस ताम्रपत्र में हमें जानकारी मिलती है रानी कर्मावती की। जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने दूसरी बार आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, तो पहली बार जब आक्रमण किया था तो उसे रणथंभौर का दुर्ग दे दिया गया था, लेकिन जब उसने दूसरी बार आक्रमण किया चित्तौड़ दुर्ग पर, उस समय हालांकि पहले में भी विक्रमादित्य शासक था, दूसरे में भी विक्रमादित्य शासक है। तो यहाँ जब विक्रमादित्य शासक है, हमला होता है 1535 में, तो हमले के समय विक्रमादित्य को ननिहाल भेज दिया जाता है और युद्ध का नेतृत्व रानी कर्मावती करती हैं बाघ सिंह के साथ। बाघ सिंह सेनापति था इनका। रानी कर्मावती ने युद्ध से पहले या जोहर करने से पहले, रानी कर्मावती ने जोहर करने से पहले लोगों को भूमि दान दिया था, भूमि दान किया था जोहर करने से पहले। और यहाँ हमें जोहर प्रथा की जानकारी भी मिलती है। तो रानी कर्मावती ने जोहर करने से पहले भूमि दान दिया था, ये जानकारी हमें पुर के ताम्रपत्र से मिलती है जो महाराणा विक्रमादित्य के समय का है। इसके बाद हम बात करें ढोलाना का ताम्रपत्र। ये है 1574 का। ढोलाना का जो ताम्रपत्र है ये हमें 1574 ईस्वी का लिखा हुआ मिलता है। इसमें महाराणा प्रताप के बारे में कहा गया है कि महाराणा प्रताप ने 1574 में ढोलाना या ढोल जो गांव था वहाँ एक सैनिक चौकी स्थापित की थी, उसकी व्यवस्था की थी। सैनिक चौकी स्थापित करने के बाद इन्होंने यहाँ ताम्रपत्र लिखा था, ढोलाना का ताम्रपत्र। 1574 में राणा प्रताप के समय का है। तो हल्दी घाटी युद्ध से पहले ढोलाना में सैनिक चौकी का प्रबंध, ये इस ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हमें एक ताम्रपत्र मिलता है गांव पिपली मेवाड़ का ताम्रपत्र, पिपली या मेवाड़ का ताम्रपत्र मिलता है। ये राणा प्रताप के समय का है। ये जो ताम्रपत्र है पिपली का, इसका समय 1576। गांव पिपली जो मेवाड़ से हमें मिलता है ताम्रपत्र, इसमें जानकारी मिलती है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप ने मध्य मेवाड़ में पुनर्स्थापना की थी। जो लोगों का नुकसान हुआ था या लोगों की जो व्यवस्था एक खराब हो गई थी युद्ध के बाद, उस व्यवस्था को दोबारा इन्होंने व्यवस्थित किया था और उसकी जानकारी हमें मिलती है पिपली ताम्रपत्र से। महाराणा प्रताप ने लोगों को युद्ध के बाद दोबारा व्यवस्थित किया था।
इसके बाद एक ताम्रपत्र मिलता है, ठीकरा गांव का ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र में हमें गांव के लिए एक शब्द मिलता है मौजा। ठीकरा गांव का ताम्रपत्र है, इसमें गांव के लिए शब्द मिलता है मौजा। मौजा शब्द का प्रयोग यहां किया गया है। इसके बाद है डिंगरोल गांव का ताम्रपत्र। डिंगरोल ये महाराणा जगत सिंह के समय का है। जगत सिंह ने किन किन को भूमि दान दी थी, कब दी थी, क्यों दी थी, किस मंदिर के लिए भूमि दान थी, ये जानकारी हमें मिलती है डिंगरोल ताम्रपत्र से। इसके बाद है रंगीली गांव का ताम्रपत्र। ये भी 1656 का है, राज सिंह के समय का है। राज सिंह जब 1652 में मेवाड़ का शासक बना तो उसके बाद ये ताम्रपत्र लिखवाया गया था, 1656 ईस्वी। इसके बाद हम ताम्रपत्रों की बात करें तो कटियावद का ताम्रपत्र। कटियावद, यहाँ चारणों की नेग वसूली की पुष्टि की जाती है। चारण एक जाति होती थी जो सामंतों या शासकों के दरबार में रहती थी और वहाँ उनकी वीरता में या उनकी प्रशंसा में गायन करती थी। और जब किसी सामंत या किसी शासक की पुत्री की शादी होती थी तो ये बड़ा भारी नेग लेते थे। जितने भी चारण होते थे वो इकट्ठा हो जाते थे और नेग लेते थे। और संभवतः एक शासक, फिलहाल जब हम इतिहास देखेंगे तब इसका अध्ययन करेंगे, एक शासक ने आत्महत्या कर ली थी। इनकी इस नेग प्रथा के कारण राजस्थान के किसी सामंत या शासक ने आत्महत्या कर ली थी। तो कटियावद का जो ताम्रपत्र है ये हमें जानकारी देता है कि चारणों ने एक नेग वसूलने की प्रथा चलती थी। इसके बाद है बेंगू ताम्रपत्र। बेंगू 1715 का है, महाराणा संग्राम सिंह के समय का है। बेंगू जो ताम्रपत्र 1715 का है, महाराणा संग्राम सिंह के समय का है। इसके बाद बांसवाड़ा से हमें 2 ताम्रपत्र मिलते हैं। एक का समय 1747 है, एक का समय 1750 है। ये जो ताम्रपत्र है ये हमें मिलते हैं महारावल पृथ्वी सिंह के समय के हैं। पृथ्वी सिंह उस समय शासक था बांसवाड़ा का। इसके समय में 2 दानपत्र, एक 1747 में मिलता है, एक 1750 में मिलता है। महारावल पृथ्वी सिंह के जो 2 अभिलेख हमने देखे थे या 2 ताम्रपत्र देखे थे, उसके बाद हम देखते हैं आगे के ताम्रपत्र। जैसे एक स्थान है पारणपुर दानपत्र, 1676 ईस्वी का है और यहाँ शासक थे महाराजा श्री रावत प्रताप सिंह। इन्होंने धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन अपने ताम्रपत्र में किया है। जो शासक बताए गए हैं, पारणपुर में दानपत्र लिखा गया था महाराणा श्री रावत प्रताप सिंह द्वारा। इन्होंने धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन किया है, धार्मिक कार्य के लिए भूमि दान दी थी, इसका वर्णन हमें मिलता है। इसके बाद हम बात करें राज सिंह का ताम्रपत्र। राज सिंह मेवाड़ के महाराणा, इनका ताम्रपत्र 1678 ईस्वी का। नागदा के 2 गांव जिनको भूमि दान दी गई थी या नागदा के 2 गांवों की भूमि दान दी गई थी। हल नामक जो एक प्रकार मिलता है भूमि का, हल कहते थे 5 बीघा भूमि को, तो यहाँ 2 गांवों से हल नामक भूमि दी गई थी। या हल कहते हैं 5 बीघा भूमि की इकाई को। तो यहाँ एक गांव का, जैसे नागदा के 2 गांव हैं, एक गांव से 1 हल मिला, दूसरे गांव से दूसरा हल मिला, तो यहाँ से 2 हल भूमि दान दी गई थी नागदा को। ये जानकारी मिलती है 1678 में। ताम्रपत्र है राज सिंह का। राज सिंह मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का महाराणा। इनके शासनकाल में यहाँ नागदा को 2 गांवों की भूमि दान का उल्लेख है और भूमि की इकाई थी हल, जिसे हम 1 हल बराबर 5 बीघा मान सकते हैं। इसके बाद है प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र, ये 1817 का है। प्रतापगढ़, तो यहाँ जो 1817 का ताम्रपत्र हमें मिला है ये महारावत है, सामंत सिंह इनके समय का है। प्रतापगढ़ से हमें ताम्रपत्र मिलता है। इसकी विशेषता क्या है? ब्राह्मणों पर एक टंकी नामक कर लगता था और प्रताप सिंह ने यह कर ब्राह्मणों से हटा दिया था। टंकी नामक कर ब्राह्मणों पर लगाया जाता था, यह कर प्रताप सिंह ने हटा दिया था। यह जानकारी हमें मिलती है कि टंकी नामक कर जो लगाया जाता था वह हटाया गया था। इसके बाद एक हमें ताम्रपत्र मिलता है या कीर्ति स्तंभ नाम से मिलता है 1459 का। तो जोधा, जिसने जोधपुर की स्थापना की थी,
अपनी माँ को समर्पित किया इन्होंने ये कीर्ति स्तंभ, जिसमें बावड़ी व कुएं का निर्माण किया गया था। और जोधा से संबंधित कोडम देसर का कीर्ति स्तंभ है, जिसकी स्थापना की गई थी 1459 में। कोडम देसर मारवाड़ का एक गांव। इसके बाद हम बात करें लावा गांव का। ताम्रपत्र 1558 का है। उदय सिंह शासक थे। इनके शासनकाल में कन्याओं के संबंध में या कन्याओं से संबंधित कोई कर था। कर का नाम है मापा। तो इन्होंने एक ब्राह्मण था भोला नाम का, उसको आदेश दिया था कि आप भविष्य में कन्याओं पर लगने वाला एक कर है मापा, इसको नहीं लोगे। हाँ, विवाह के अवसर पर जो कर लगाया जाता था वो आप कर इनसे ले सकते हो। तो यहाँ लावा गांव का ताम्रपत्र मिला है, 1558 का। शासक है उदय सिंह। इसके बाद हम बात करें बेड़वास ताम्रपत्र की, 1559। इस ताम्रपत्र में हमें उदयपुर, जिसकी स्थापना 1559 में गिरवा की पहाड़ियों में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने की थी, ये जानकारी मिलती है हमें। 1559 का जो ताम्रपत्र मिला है, बेड़वास का ताम्रपत्र, उदयपुर बसाने की पुष्टि यह करता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ फारसी अभिलेख। फारसी भाषा के अभिलेख भी हमें मिलते हैं। तो फारसी अभिलेखों की अगर हम बात करें तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने भी है उनका हम अध्ययन थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फारसी अभिलेख मिलता है अजमेर से। अजमेर में एक स्थान है 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा, यह जो स्थान है, यहां पर पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जिसकी स्थापना चौहान शासकों ने की थी, विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। और यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में स्थित जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, इस विद्यालय को तोड़कर बनवाया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक सूफी संत रहा करते थे। सूफी संत पंजाब से रहा करते थे। उनकी मृत्यु यहाँ हुई थी, तो उनकी यहाँ एक कब्र है। कब्र पर एक कब्र का निर्माण किया गया है। तो इनकी कब्र पर 2.5 दिन का एक मेला लगता है, इसलिए इस स्थान को 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। इस झोंपड़े को बनाने में, या इस मस्जिद को, ये मूलतः मस्जिद है, इस मस्जिद को बनाने में जिन जिन लोगों का सहयोग है वो सब कुछ इस फारसी अभिलेख पर, जो अजमेर का है, 1200 ईस्वी का है, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। अजमेर से मिला है, फारसी अभिलेख है, 2.5 दिन के झोंपड़े के बिल्कुल पीछे। इसे जानकारी मिलती है कि ये जो मस्जिद बनाई गई थी, संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाई गई थी। इस विद्यालय का निर्माण करवाया था विसल देव ने। विसल देव चौहान वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके बाद हम बात करें, चित्तौड़ में एक पीर की दरगाह है, धाईबी पीर की दरगाह। चित्तौड़ में एक धाईबी पीर की दरगाह है। यहाँ से हमें एक फारसी अभिलेख मिला है। समय है इसका 1325। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के बाद, 1303 में चित्तौड़ दुर्ग उन्होंने जीत लिया था। चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के बाद चित्तौड़ दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रख दिया था। खिजराबाद रख दिया था, यह जानकारी हमें मिलती है। चित्तौड़ दुर्ग के पास एक धाईबी पीर की दरगाह है 1325 की। इससे हमें जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में खिजराबाद नाम रखा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद। इसके बाद पुष्कर के जहांगीर महल का लेख है 1613 ईस्वी का, 1615 का है। 1615 का लेख है। पुष्कर में जहांगीर के जो महल थे वहाँ से हमें एक लेख मिला है फारसी भाषा का। इसमें जानकारी ये मिलती है कि जो मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह व जहांगीर के बीच एक संधि हुई थी, या यूं कहें मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख अगर हमें कहीं मिलता है तो वो मिलता है 1615 में। पुष्कर में जहांगीर के महल है, यहाँ से हमें ये लेख मिलता है। तो आज हम देख रहे थे ताम्रपत्र
अगली वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख सिक्के या मुद्रा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।